हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं अमृता शेरगिल की। आधुनिक भारतीय चित्रकला में ये चौथी चित्रकारा आ गई हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने राजा रवि वर्मा को पढ़ा था, ईवी हुएल को पढ़ा था, अवनींद्र नाथ को पढ़ा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बचपन से ही इन्हें चित्रकारी का बड़ा शौक था और हर चीज इन्हें बड़ी ही आकर्षित करती थी और ये अपने खिलौनों पे, दीवारों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीलम काटी जैसा इनका मन करता था वैसी करती थी। और इन्होंने बहुत जो संस्कृति है हमारी, जो चित्रकला है, उसमें इनका भी सहयोग कहीं ना कहीं रहा है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये महिलाएं ही हैं, और बाकी हमने अब तक पुरुषों को पढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं उस जो एरा था, उस जो जमाने में महिलाओं को जहां रोका जाता था, फिर भी इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की थी। तो अमृता शेरगिल जी के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हंगरी में हुआ था। हंगरी कहाँ है? मध्य यूरोप की एक जगह है, मध्य यूरोप में। ठीक है, तो क्या इनका जन्म हुआ कब था? तो 1913 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम उमराव था। अलग अलग कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप मान सकते हैं इनके पिता का नाम उमराव था। ठीक है, इनकी माता का नाम मारिया था। अगर हम इनके पिता की बात करें तो जो इनके पिता उमराव थे वो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल के और जो पंजाब का जो एरिया अमृतसर का लगता है, लगभग वहां के सभी क्षेत्रों के जमींदार रहा करते थे। इनके जो पिता थे उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, और इनके पिता को कई भाषाओं का ज्ञान था, और वो धर्म से मतलब बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के एक पुरुष थे, सिख थे बेसिकली। ठीक है, तो जो इनके पिता थे उन्हें मतलब उनका जो परिवार था वो सभ्य था। ठीक है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, मतलब इनका जो परिवार था, जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो धनी परिवार से ये बिलोंग करती थी, और वहाँ के इनका जो परिवार था वो पढ़े लिखे लोगों का था। इनकी जो माता थी वो हंगेरियन थी, हंगेरियन। ठीक है, फिर इनकी माता का नाम मारिया तो था ही। फिर इनकी जो माता थी वो भारत के भ्रमण किया करती थी। जब भारत का भ्रमण कर रही थी उसी दौरान जो इनकी माता थी वो इनके पिता उमराव से मिली और वहीं पे इन्होंने शादी कर ली। इनकी जो माता थी वो बड़ी ही संगीत प्रेमी थी और भी कौशलों में निपुण थी। ठीक है, उसके बाद ये जब बचपन में इनका जन्म हुआ, कब? 1913 ईस्वी में। तो लगभग ये बढ़ी तो इनके आसपास का जो माहौल था वैसा था, इनके माता पिता किसी भी काम को करने से रोकते नहीं थे अमृता को। ठीक है, तो ये बचपन में अपने गुड्डों पे या फिर जो घर की दीवारें हुआ करती थी, कुछ भी छोटी सी कोई भी काला, अगर कोई कोयले का टुकड़ा मिल गया या चौक मिल गई तो उससे दीवारों पे चित्रकारी करने लगा करती थी, छोटा मोटा जैसा भी, मतलब कीलम काटी जो भी कर पाती थी। इनके माता पिता इन्हें रोकते नहीं थे और प्रोत्साहित किया करते थे। ठीक है, उसके बाद लगभग ये जो प्रक्रिया थी, मतलब घर में ही रहकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खराब किया, और 7 वर्ष तक आते आते ये बहुत अच्छी चित्रकारी करने लगी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेकिन पहले ये जल रंगों से ही चित्रकारी किया करती थी, फिर धीरे धीरे ये तैल रंगों पे आ गई। अभी हम आगे देखेंगे। तो जब 8 वर्ष की लगभग हो गई तो पहला महायुद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ, ये इन्हें भारत भेजा गया, ये भारत गई। ठीक है, तो भारत जाते समय ये सबसे पहले पेरिस में रुकी बीच में, और पेरिस में रुककर इन्होंने लूव्र जो संग्रहालय था वहां पे जो था संग्रहालय, उसमें एक बहुत ही ज्यादा फेमस जो पेंटिंग थी लियोनार्डो दा विंसी, क्या था कि जो मोनालिसा है उसको देखा इन्होंने, उससे ही बहुत अधिक प्रभावित हुई। और ये जो मोनालिसा है वो बहुत ही विश्वविख्यात क्या है, एक पेंटिंग है जिसको बड़ी ही संरक्षण के साथ रखा गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूरोपीय कला की धरोहर है एक तरीके से। ठीक है, मतलब सांस्कृतिक धरोहर है, और जिसको कई बार चुराने का लोग प्रयास किए गए, तो इसके संरक्षण की कई सारी व्यवस्था की गई है। लूव्र संग्रहालय भारत आई, भारत में कई दिनों तक ये रही, और फिर भारत से क्या हुआ, ये 11 वर्ष की उम्र हो गई थी भारत में रहते हुए, तो ये 11 वर्ष की आयु में इटली गई, और इटली के फ्लोरेंस में इन्होंने 1924 ईस्वी में जो नगर का एक कला विद्यालय था उसमें इन्हें प्रवेश लिया, और वहाँ की जो शिक्षण पद्धतियाँ थी वो इन्हें रास नहीं आई, क्योंकि वो उनके जो मेथड थे पढ़ाने के वो अमृता शेरगिल को पसंद नहीं आए। तो वहां से क्या हुआ, ये छोड़ छाड़ के भाग आई, और क्या हुआ 1924 से 27 ईस्वी तक लगभग ही इन्हें घर में ही रहकर इन्होंने कला का अध्ययन किया। लेकिन इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया और बाहर जाने के लिए कहा। कई दफा कहने के बाद ये कहाँ गई, यूरोप में वापस गई, और यूरोप में जाकर 1929 ईस्वी में पेरिस में गई, और वहां पे इन्होंने कला शिक्षकों से कई सारी शिक्षाओं को ग्रहण किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब जो पेरिस में कला शिक्षक थे वहां पे पियर वया और प्रोफेसर लूरिया के जो चित्रण थे उससे आधारित चित्रों को इन्होंने मतलब उनसे प्रशिक्षण भी लिया और उनसे आधारित चित्रों का निर्माण भी किया। 1930
से पहले ये जल रंगों का प्रयोग करती थी और 1930 के बाद ये ऑयल पेंटिंग बनानी इन्होंने शुरू कर दी। इनकी जो 1930 की जो पेंटिंग थी, मतलब इनके जो चित्रण थे, सबसे पहले कहाँ इनका जो प्रथम प्रदर्शनी कहाँ की गई थी, तो ग्रांड स्लो में की गई थी। ग्रांड स्लो में की गई थी इनकी जो पहला चित्रण था, ठीक है, लेकिन ये भारत में नहीं था, ठीक है, पहला जो प्रदर्शन था वो भारत में नहीं था वो, ठीक है। तो इन्होंने ग्रांड स्लो में एक प्रदर्शनी, अपनी जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो लगाई और इनकी जो प्रदर्शनी थी उसमें एक नग्न महिला को दिखाया गया था। उसमें एक महिला थी जिसमें पीछे से छाया पड़ रही थी और प्रकाश का जो अद्भुत चित्रण इसमें किया गया था, ठीक है। और इनकी एक और मतलब पेंटिंग थी जिसका नाम था युवतियां। इनकी जो पेंटिंग्स थी उनके माध्यम से ही ये प्रचलन में आई और फ्रांस में इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और लोग इनकी जो कला चित्र थे उसको देखकर बहुत खुश हुआ करते थे, उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती थी, वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ करते थे इनके चित्रों के प्रति। फिर इन्हें क्या हुआ, ये इनके जो पद्धति थी, मतलब ये जो चित्रण इनके जो थे, नग्न महिला का एक पेंटिंग थी और जो युवतियां नामक इनकी जो पेंटिंग थी उसमें क्या थे, मेटल पद्धति और एकेडमिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम देखें तो 1934 ईस्वी में ये भारत वापस आ गई और भारत वापस आने के बाद इन्होंने भारतीय लड़कियां नामक एक पेंटिंग बनाई जिनको इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में क्या हुआ, मतलब जो कि न्यू दिल्ली में है, क्या ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में इन्होंने प्रदर्शित की, उस जो प्रदर्शनी है उसको प्रदर्शित किया और उसके प्रति इन्हें क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। उसके बाद 1936 से 37 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, भारत का भ्रमण करना शुरू किया और भारत भ्रमण के दौरान जब इन्हें अजंता की गुफाओं को देखा तो उनके जो विशाल चित्र थे, उनके जो विशाल भव्य भित्ति चित्र थे, उन्होंने ही क्या किया, अमृता शेरगिल को बहुत हद तक बेसिकली जब ये भारत भ्रमण पे गई तो भारत भ्रमण के बाद इनकी जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया और वहां के जो अजंता के चित्र थे और जो पहाड़ी चित्र थे वो बड़े ही सरल और सपाट इन्हें दिखाई दिया करते थे, क्योंकि वो एक्चुअली में थे जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी उससे ये बहुत हद तक प्रभावित थी, लेकिन ये कल्पना जगत में नहीं जीती थी, यथार्थता को मानती थी, ठीक है, जो भौतिक जगत है उसके आधार पे ही इनके चित्रों का निर्माण किया करती थी। उसके बाद इन्होंने अजंता के चित्रों को देखा, जो पहाड़ी चित्र हुआ करते थे वो सरल और सपाट हुआ करते थे और उनके जो कोमल रंग थे उनको इन्होंने समझा, उनकी जो प्रतीकात्मकता थी उससे ये उनकी जो शक्ति थी, मतलब किस तरीके से वो चित्र बनाए गए वो इन्होंने देखा और उनको समझा। उसके बाद ये जो बसोहली जो शैली थी उसके जो पहाड़ी चित्र थे उससे इन्होंने विशेष प्रेरणा ली थी। हालांकि वो जो चित्र थे वो इतने बड़े आकार के नहीं थे, लेकिन इनके जो चित्र थे इन्होंने बड़े कैनवस पर बनाए थे जो कि तैल रंग से बने थे और जो पहले जो पहाड़ी चित्र हुआ करते थे वो प्राकृतिक चित्र से बने, प्राकृतिक रंगों से बने हुआ करते थे। जो अजंता के चित्र थे वो भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था, लेकिन इनके चित्रों में क्या था, ये बड़े कैनवस पे बनाती थी और तैल रंगों का प्रयोग करती थी। जब ये छोटी थी, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहले ये जल रंगों का प्रयोग करती थी और लगभग इन्होंने 1930 के लगभग क्या हुआ, ये तैल रंगों का प्रयोग करना इन्होंने शुरू किया था। और भारतीय इनके जो चित्र हैं उसमें क्या है, भारतीय विषयों की नवीनता और तकनीकी नवलता दिखाई पड़ती है, रेखा की जो लय है और अमिश्रित रंगों के का जो मिश्रण है वो इनके चित्रों में दिखाई देता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इनकी कुछ बनाई गई पेंटिंग्स हैं, जैसे बधू का श्रृंगार है, गणेश पूजा है, त्रावणकोर के बालक है, इन्होंने कई विभिन्न प्रकार की कलाओं को दर्शाया है और कई प्रकार की कलाएं इनकी प्रसिद्ध हुई हैं और ये बहुत ही ज्यादा फेमस रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने हर जगह ख्याति प्राप्त, चाहे वो भारत हो या अन्य देश हो, इन्होंने हर जगह ख्याति को प्राप्त किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो अनेक चित्र हैं वो आज भी संग्रहित किए गए हैं, कहाँ पे, जो नई दिल्ली है उसके राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घा यानी जो गैलरी बनाई गई है नई दिल्ली में, वहां इनके चित्रों को, जो इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं उनको क्या किया गया है, संरक्षित करके रखा गया है। रंग की विधान की नवीनता इनके चित्रों में दिखती है, इनके जो चमकदार रंग है इनकी, तो उस पर क्या किया, मतलब इनके
इनके द्वारा जो रंगों का प्रयोग किया गया, जिस तरीके से टैल जो पद्धति है उसका प्रयोग किया गया, उससे क्या है जो हमारी भारतीय चित्रकला है उसमें एक नवीनता आई, मतलब उसकी एक नवीन अध्याय शुरू हुआ भारतीय चित्रकला का। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था भारतीय चित्रकला में, जब ये आई तो एक नए सिरे से शुरुआत हुई भारतीय चित्रकला की। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने खुद कहा है, ये रंगों से बहुत प्यार करती थी, तो इन्होंने खुद कहा है कि मैं रंगों को पूजती हूँ। ठीक है, और इनके जो चित्र थे वो यथार्थवादी थे, मतलब ये कल्पना जगत में भ्रमित नहीं होती थी, खुद से कल्पनाएं नहीं करती थी, ये जो रियल में देखती थी। मतलब इनके जो चित्र हुआ करते थे, जैसे इनके चित्रों में भिखमंगे, ग्रामीणी जो क्षेत्र है, जो निजी चित्रण है, जो निजी चित्र है वो क्या दिखाई दिया करते थे। ठीक है, मतलब आसपास जो महसूस करती थी, इनकी जो वेदना थी, इनकी जो भावना थी, जो महसूस किया करती थी, वो अपने चित्रों में उतार दिया करती थी। कौन? अमृता शेरगिल। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फिर से, मतलब ये जब इनके ये क्या हुआ, 1934 ईस्वी में फिर से बुडापेस्ट गई और वहां इन्होंने विक्टर ईगान से फिर विवाह किया और उसी वर्ष ये वापस लौट आई। ठीक है, वहां ये ज्यादा दिन तक नहीं रही, शादी करने के जस्ट बाद ही ये वापस लौट आई उसी सन में 1934 ईस्वी में। लेकिन शादी करने के बाद ये ज्यादा दिन तक शादी का जो सुख था वो उसको नहीं ले पाई, 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये क्या थी, अमृता शेरगिल की कहानी थी और इतना ही इनके बारे में जानना जरूरी है। क्या थी अमृता शेरगिल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।